हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेस कंसेप्ट्स। मींस हाउ कैन वी डिफाइन एसिड्स एंड बेसिस। कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो हमें फॉलो करना है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। तो उसके लिए बेसिकली हम 4 टाइप ऑफ कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमें बताएंगे कि एसिड कौन होते हैं और बेस कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो 4 कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ेंगे हम? अरेनियस कंसेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, ल्यूइस कंसेप्ट एंड लक्स फ्लूर कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज अरेनियस कंसेप्ट। अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव of H plus ions in aqueous solution. A base is a substance which gives OH negative in aqueous solution. Means acid क्या है? जो H plus ions देते हैं aqueous में, means in presence of water. तो हमारे पास एग्जाम्पल है HCl. HCl वाटर के प्रेजेंस में क्या देता है? H plus ion and Cl negative, means it is an acid. NaOH क्या करता है? वाटर की प्रेजेंस में हमारे पास Na प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। सो OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? बेस। तो अरेनियस कंसेप्ट क्या कहता है कि जो एसिड होते हैं वो H प्लस रिलीज करते हैं, या उल्टा हम कह सकते हैं H प्लस जो सब्सटेंस रिलीज करते हैं वो सब हमारे एसिड होते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो हमारे बेस होते हैं। इनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी? H plus and OH negative together will give water molecule. So according to Arrhenius concept, HCl is an acid, NaOH is a base. Now we will come across through its limitations. Sorry, firstly we will discuss its strength. सो स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करें? अभी एसिड और बेसिसिटी उनकी कितनी है, एसिडिटी और बेसिसिटी कितनी है, मीन्स वो उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। जितना ज़्यादा वो डिसोसिएट होंगे, अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी है, और अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं तो वो थोड़े वीक है मतलब। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आयनाइजेस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो शुरुआत में हमने लिए थे। सपोज अगर हमने शुरुआत में 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और 3 की 3 हमारे क्या हो गए? आयनाइज या डिसोसिएट, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 1 अल्फा की वैल्यू का मतलब है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वैल्यू लेस देन अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन 1 आती है तो हमारे पास वो जो बेस या एसिड जिसकी भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा वीक होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच डिसोसिएट, मतलब जितने डिसोसिएट हुए हैं और आयनाइज हुए हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, उनका फ्रैक्शन कि वो कितने डिसोसिएट हुए हैं टोटल में से। तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी स्ट्रेंथ को। जितने हमारे डिसोसिएट होंगे आयंस उतनी ही उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा की वैल्यू आएगी, और उतनी ही हमारी उनकी स्ट्रेंथ होगी। सो नाउ वी विल डिस्कस इट्स लिमिटेशंस। अब अरेनियस ने बताया है कि जो भी H प्लस रिलीज करेगा सब्सटेंस वो एसिड होगा, और जो OH नेगेटिव करेगा वो बेस होगा। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सब्सटेंसेस हैं जो एसिड रिलीज H प्लस रिलीज नहीं करते हैं फिर भी वो एसिड होते हैं, और OH नेगेटिव रिलीज नहीं करते हैं फिर भी वो बेस होते हैं। जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट है हमारे पास। अमोनियम नाइट्रेट का अगर हम डिसोसिएशन करें तो अमोनिया का आयन देगा और नाइट्रेट का देगा, कैटाइन हो जाएगा, एनाइन हमारा अमोनिया, कैटाइन अमोनिया, एनाइन हमारा नाइट्रेट। लेकिन इसमें तो कहीं H प्लस मिला ही नहीं, इट डज नॉट गिव H प्लस आयन, फिर भी ये एक एसिड है। ऐसे ही अमोनिया, अमोनिया को अगर हम डिसोसिएट करें तो इसमें हमें कहीं भी OH नेगेटिव आयन नहीं मिलता है, फिर भी ये बेस है। भले ही एक वीक बेस है लेकिन है ये बेस। सो हमारे पास बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो H प्लस रिलीज नहीं करते, OH नेगेटिव रिलीज नहीं करते, फिर भी वो एसिड और बेस होते हैं। तो ये उसकी लिमिटेशंस है कि उसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया इस कंसेप्ट को। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। लॉरी ने क्या करा है, उनको H प्लस और OH नेगेटिव दो टर्म्स में वेरिएट करने की वजह उन्होंने एक टर्म लिए प्रोटॉन। मीन्स एसिड वो सब्सटेंस होंगे विच कैन डोनेट, जो प्रोटॉन डोनेट कर सके, विच कैन डोनेट प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स H प्लस को उन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया? अभी प्रोटॉन से। सो
एसिड्स वो होंगे जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे, बेसिस कौन होंगे जो एक्सेप्ट कर सके, विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर हमारे बेस होंगे। और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होंगे, जो दोनों की प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, बोथ एसिड एंड बेसिस, दोनों का काम वो कर रहे हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कंजुगेट पेयर, मीन्स कंजुगेट एसिड और बेस क्या होते हैं। एक्चुअल एसिड और एक्चुअल बेस का एक नंबर लेस और एक नंबर ग्रेटर, उनका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनता है। सो द एसिड एंड बेस विच डिफर बाय अ प्रोटॉन, सिर्फ एक ही प्रोटॉन से डिफरेंस होगा उनका, इज नॉन एज कंजुगेट पेयर। ठीक है, तो अभी हमारे पास इसके एग्जांपल्स भी हैं, हम एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो दिस इज शोइंग एसिड्स एंड बेसिस, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेसिस। तो यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करिए, तो अभी उसने सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके साथ ये वाटर हमारा एक वीक बेस की तरह काम कर रहा है। इनका डिसोसिएशन हुआ है, रिएक्शन हुई है, तो हमें क्या क्या मिला है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एसिड से मिला है कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस में क्या हुआ, एक प्रोटॉन कम। ठीक है, सिमिलरली हम वाटर मॉलिक्यूल को देखेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में, जिसमें हमारा क्या है, यानी कि बेस से कंजुगेट एसिड मिला है और एक प्रोटॉन ग्रेटर मिला है। इसमें हमारे 3 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है। सो एसिड से कंजुगेट बेस मिलता है जिसमें एक प्रोटॉन लेस मिलेगा, और बेस से कंजुगेट एसिड मिलता है जिसमें एक प्रोटॉन ग्रेटर मिलता है। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल और है, हम देखते हैं HCl। HCl एक एसिड है, ठीक है, उसका जो कंजुगेट हमें बेस मिला है विच इज Cl नेगेटिव, एक प्रोटॉन कम मिला है। ऐसे अमोनिया है हमारे पास, अमोनिया का जो हमें कंजुगेट एसिड मिला है विच इज अमोनियम कैटायन। ठीक है, अमोनियम आयन एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसमें हमें एक प्रोटॉन ग्रेटर मिला है। तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ अब हम स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड एंड बेसिस को कैसे हम शो करें, कंजुगेट एसिड और बेस की स्ट्रेंथ हम कैसे शो करेंगे। जैसे हमने सिंपल एसिड और बेस को स्टडी करा है, सिंपल, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है तो उसकी अल्फा वैल्यू 1 आती है, वीक एसिड या बेस रहता है तो उसकी लेस देन 1 आती है। तो इस केस में क्या है, हमें पता है उल्टा है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स वीक कंजुगेट बेस, तो अल्फा की वैल्यू को हम बिल्कुल रेसिप्रोकेट कर देंगे। वीक एसिड गिव्स स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू इनके लिए बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। हमने भी टेबल से देखा ना कि स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स कंजुगेट एसिड, वीक कंजुगेट एसिड, तो अल्फा की वैल्यू हम उस हिसाब से फिक्स कर लेंगे और वहां से हमें स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। मीन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या फिर अल्फा कैपेसिटी टू डोनेट, H प्लस कितना वो H प्लस डोनेट कर सकता है वो उसकी अल्फा वैल्यू होती है। ऐसे ही H प्लस कितना एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि प्रोटॉन कितना एक्सेप्ट कर सकता है, वो उसकी बेसिसिटी हो गई। तो इसी तरह से कंजुगेट एसिड और बेस की हम अल्फा वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं कि कैसी स्ट्रेंथ रहेगी। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। कौन कौन से फैक्टर है जिनसे एसिडिटी और बेसिसिटी पे फर्क पड़ता है। सबसे पहला है हमारे पास सॉल्वेंट कैसा यूज कर रहे हैं हम। अगर हमने वाटर यूज किया है किसके साथ में, किसी एसिड के साथ में, अगर हमने किसी एसिड के साथ में वाटर यूज करा है एज अ, तो वो बेस की तरह ट्रीट करेगा। तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, उसके साथ अगर हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेंगे तो वो एक वीक बेस की तरह दिखेगा वहां पे। तो हमें रिएक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगी कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H प्लस और A नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये H प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होगा। सो वाटर इज सॉल्वेंट एंड एक्ट एज अ बेस। द आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, जो हमें दिख रहा है क्योंकि डिसोसिएशन इसी डायरेक्शन में चल रही है हमारी। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइजेस, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा आयनाइज हो जाए क्योंकि वहां पे हमारा वीक बेस है, H प्लस आयन रिलीज कर देगा इजीली। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो हमारे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। सो कंपैरेटिवली इनकी स्ट्रेंथ हमारी क्या है, ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाते हैं ये। इसलिए वाटर जब सॉल्वेंट यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं दिस इज द लेवलिंग इफेक्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द लेवलिंग सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्वेंट हम देखते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसा है, एक वीक एसिड है। अब जब ये वीक एसिड है
तो इसके साथ में अगर हम वाटर की रिएक्शन करते हैं तो वो वाटर हमारा किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। ये खुद एक एसिड है, उसके साथ में वाटर बेस की तरह काम करेगा ऑब्वियसली है। तो हमें उसके कंजुगेट एसिड और बेस कुछ इस तरीके से मिलेंगे, हाइड्रोनियम आयन और एसीटेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड किस तरीके की रिएक्शंस शो करते हैं। मींस वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो पाते हैं, क्योंकि वाटर के साथ में वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए थे। अभी इसके साथ हम देखते हैं क्या रिएक्शन आती है हमारे पास। द आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। मींस जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड था वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, और हमें जो कंजुगेट एसिड मिल रहा है वो उस उसके एसिड के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। तो रिएक्शन हमारी किधर तरफ चली जाएगी, इधर अब डिसोसिएशन अच्छा होगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन होगी, इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे, जो भी हमने एग्जांपल्स देखे, वो वीकली आयनाइज होंगे। वैसे हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज और डिसोसिएट होते हैं, लेकिन किसमें, वाटर के सॉल्वेंट में, वाटर सॉल्वेंट में। अगर हमने एसिटिक एसिड लिया है तो उसके साथ वो हमारा, अब एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में किसका काम करेंगे, वीक बेस का, इसलिए हमारा क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। तो ये हमारा डिफरेंस दिखता है हमें कि क्या सॉल्वेंट यूज होगा, तो उस सॉल्वेंट की वजह से हमारे एसिड की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक चेंज हो गई। जो स्ट्रॉन्ग एसिड अभी वाटर के साथ में स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखा रहा था, वो अभी वीक, कंप्लीटली डिसोसिएट ही नहीं हो पा रहा है इस ग्लेशियल एसिड के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे पास ये ऑर्डर है स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का। HClO4, HBr, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड, ये सब का जो हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, किसमें, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। तो इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे वाटर को हमने क्या बोला था, लेवलिंग, इसको डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट बोला जाता है। और एसिडिक एसिड को हम क्या बोलते, एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट, इसीलिए हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट भी। सो अब लिक्विड अमोनिया, अमोनिया हमारा किस तरीके का सॉल्वेंट है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हमारा एसिड कैसा बिहेव करेगा, तो सबसे पहले हम इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तरीके से देख लेते हैं। कोई वीक एसिड लिया हमने, तो उस वीक एसिड के साथ हमारा ये कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ये बिहेव कर रहा है। मींस इसके कंजुगेट एसिड और बेस इस तरीके से हमें मिलेंगे, जो कि हमें ऐसा रिएक्शन में दिख रहा है। तो लिक्विड अमोनिया के साथ में अभी कैसी रिएक्शन शो करेंगे, लिक्विड अमोनिया खुद एक हमारा क्या स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें हमारा इक्विलिब्रियम किसकी तरफ रहेगा, सिंपली राइट की तरफ, जैसे हमारा वाटर के साथ में रहता है, स्ट्रॉन्ग के साथ में स्ट्रॉन्ग ही रहेगा हमारा। तो अब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा हमारा, इसमें क्या है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एसिड कैसा है हमारा, वीक, इज इजीली डिसोसिएट टू गिव H+ एंड एसिटेट आयन। तो वीक एसिड भी इस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कंप्लीटली या इजीली डिसोसिएट हो जाता है। सो स्ट्रॉन्ग बेस अमोनिया इजीली एक्सेप्ट H+ टू गिव NH4+। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सॉल्वेंट है उसकी वजह से एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वेरी करती है। पहला हमने देखा वाटर को हमने सॉल्वेंट लिया, तब स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे थे। फिर दूसरा हमने लिया ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो खुद एक वीक एसिड था, तो उसके साथ में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की जब रिएक्शन करी तो उसने वीक बेस की तरह काम करा एसिडिक एसिड ने। तो उस वक्त हमारे जो डिसोसिएशन था वो बहुत स्लो था। अब हमने थर्ड देखा है अमोनिया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में अगर मैं वीक एसिड भी रिएक्ट कराऊं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा इजीली डिसोसिएट हो जाता है। तो ये फर्क है हमारे सॉल्वेंट को चूज करने में। तो नेक्स्ट है हमारे पास HF के साथ अगर आयनाइजेशन करते हैं तो कैसे आती है। अगर हमने वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड HF लिया तो हमारे कंजुगेट एसिड बेस कुछ इस तरीके से मिलेंगे। अब उसके रेसिप्रोकेट्स देखते हैं क्या मिलते हैं। HF हमारा क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ रहेगा, क्योंकि अब HF हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में हम कोई भी एसिड लाएंगे वो वीक की तरह बिहेव करेगा। अब जब वो वीक बिहेवियर शो करेगा
तो वो इजीली डिसोसिएट नहीं होगा। तो इसलिए हमने सपोज नाइट्रिक एसिड, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड था हमारे पास, हमने नाइट्रिक एसिड को डिसोसिएट कराया HF के साथ में, तो वो इजीली हमारा डिसोसिएट नहीं हुआ है, डज नॉट डिसोसिएट इजीली एंड टेंड टू बिहेव एज अ, वो बेस की तरह फिर बिहेवियर करने लगता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में किसी दूसरे को हम सब्सटेंस को लाएंगे तो वो बेस की तरह ही काम करेगा। तो हमने देखा सॉल्वेंट की वजह से एसिडिटी और बेसिसिटी पे भी बहुत फर्क पड़ता है। अब ये सब हमने किस में पढ़ा है, लॉरी ब्रॉन्सन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी ने बोला प्रोटॉन एक्सेप्ट और प्रोटॉन डोनेट, ये जो क्राइटेरिया लाया है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, बेसिस, और प्रोटॉन डोनेट कौन करेंगे, एसिड। अब इसकी भी लिमिटेशंस आएंगे हमारे पास। लिमिटेशंस क्या क्या आई हैं, बिना प्रोटॉन, बिना H+ के कुछ लिए दिए, बिना डोनेट और एक्सेप्ट करे भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं, मीन्स हमारे पास एसिड्स हैं, और हमारे पास कुछ मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जो बेस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये तो ना H+ दे रहे हैं, मीन्स ना प्रोटॉन दे रहे हैं ना ले रहे हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन हुई। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ल्यूइस कंसेप्ट। ठीक है, अब ल्यूइस कंसेप्ट थोड़ा सा और इनहांस होगा, थोड़ी सी और जनरलाइज इक्वेशन देगा। तो जीएन लुइस ने क्या बोला है, एसिड एज अ मॉलिक्यूल और एन आयन दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, मीन्स प्रोटॉन से अब हमने बिल्कुल ही किस्सा खत्म कर दिया, क्योंकि प्रोटॉन से बहुत लिमिटेशंस आ रही थी, बिना प्रोटॉन लिए दिए भी एसिड और बेस हमारी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो हम किस पे आ गए, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक एसिड कौन होगा, विच एन एसिड इज एन आयन विच कैन एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर, मीन्स वो खुद डेफिशिएंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और वो किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। दूसरा बेस क्या होगा, सब्सटेंस विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा खुद। तो एसिड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ल्यूइस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ल्यूइस बेस क्या होगा, डोनर होगा हमारा। तो ये भी कह सकते हैं हम कि एसिड क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और बेसिस क्या, ल्यूइस बेसिस क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हमारे पास ल्यूइस एसिड के एग्जांपल है BeF2, BX3। क्यों है, अब ये चीज देखो, क्योंकि इनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, या फिर इनका ऑक्टेट है जो उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, जैसे कि हम BeF2 में देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मीन्स यहाँ पे डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और लेना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो वो एसिड है, इसलिए एसिड है हमारे। और BX3 में क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये किसकी तरह काम करेगा, एक ल्यूइस एसिड की तरह। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। ल्यूइस बेसिस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, तो बेसिकली जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे एक्स्ट्रा, वो हमारे ल्यूइस बेस की तरह काम करेंगे, क्योंकि वो डोनेट कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एग्जांपल है अमोनिया, फॉस्फीन, ASH3, ये सब हमारे एग्जांपल हैं, H2H2S। तो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें वो हमारे बेसिस होते हैं अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कंसेप्ट। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, सारे ही ऐसे एसिड और बेस हमारे पास नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट कर रहे हों। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में अभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है ल्यूइस ने, तो उसकी ये कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हम अब सोवर लास्ट concept for this video or the acid basis is लक्स फ्लूइड कंसेप्ट। इसने थोड़ा सा एसिड बेस की डेफिनेशन को थोड़ा सा और जनरलाइज किया है। अभी हमने किसके टर्म्स में पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के टर्म्स में, मींस जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट कर सके वो एसिड है, ल्यूइस एसिड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकें वो हमारे ल्यूइस बेसिस होते हैं। अब लक्स फ्लूइड कंसेप्ट है हमारे पास, तो उसी टर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लक्स फ्लूइड ने दिया है कि बेसिस क्या होते हैं, which gives up ऑक्साइड आयंस, मीन्स O2 नेगेटिव। और एसिड्स क्या होते हैं, विच गेन ऑक्साइड आयंस, मीन्स जो ऑक्साइड आयंस को गेन कर सकें वो हमारे एसिड्स होते हैं, और जो गिव अप कर सके, मीन्स जो रिलीज कर सकें O2 नेगेटिव को, वो हमारे क्या होते हैं, बेसिस। एग्जाम्पल
एसिड के हैं कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2, SO3, P2O5, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये हमारे बेसिस हो गए। कुछ साल्ट भी हैं जो एसिड बेसिस दोनों का कॉम्बो रखते हैं हमारे इन्हीं में, जैसे सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड का हमारे पास ये रहा, फिर हमारे बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का बेरियम कार्बोनेट रहा। तो ये हमारे बेसिकली लक्स फ्लूइड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे एसिड और बेसिस हैं। एसिड कौन से हैं जो ऑक्साइड रिलीज कर सकें, बेस कौन से जो ऑक्साइड एक्सेप्ट कर सकें या गेन कर सकें, ठीक है। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे पास। ये सभी हमारे ऑक्साइड्स के एग्जांपल हैं, वही एसिड और बेसिक। तो अभी हमारे पास क्या है, इसकी लिमिटेशंस भी एडवांटेजेस भी चलो देख लेते हैं। तो इस कंसेप्ट की एडवांटेज क्या है कि इट इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर। जो रिएक्शन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होती है, जैसे ग्लास सिरामिक इंडस्ट्रीज में ये सब हमारी मेटलर्जिक ऑपरेशंस होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं, तो उन रिएक्शंस को एक्सप्लेन ये बहुत अच्छे से कर पाता है ये कंसेप्ट। इसकी भी लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या है, पहले तो इसका स्कोप थोड़ा कम है, दूसरा एसिड बेस स्ट्रेंथ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, थर्ड इज ऑक्साइड आयंस पे ही सिर्फ फोकस क्यों करना है, मीन्स जो ऑक्साइड एक्सेप्ट और डोनेट कर सके वही सिर्फ एसिड बेस क्यों हुए। तो थोड़ी लिमिटेशंस रख देता है, एक बाउंड्री रख देता है ऑक्साइड्स के ही रिगार्डिंग, हम एसिड और बेस को डिफाइन कर पाते हैं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या कहता है कि एक्सेप्टेंस और डोनेशन ऑफ ऑक्साइड को ही रखता है इनकेपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग द एसिड बेस बिहेवियर ऑफ सच कंपाउंड्स। ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो ऑक्साइड्स डोनेट और एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम क्या कहते हैं कि वो एसिड और बेस नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस कंसेप्ट की भी ये लिमिटेशंस हैं। ऐसे हमारे पास एसिड और बेसिस हैं जो ऑक्साइड्स डोनेट और एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर भी वो एसिड्स हैं, जैसे HCl है। अभी HCl एसिड है हमें पता है, लेकिन क्या वो ऑक्साइड एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास बेसिस भी हैं जो जिनका ऑक्सीजन लेने और देने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसलिए इस कंसेप्ट की भी हमारी लिमिटेशंस हैं। सो आई होप आपको एसिड बेस कंसेप्ट्स समझ में आए होंगे। कोई फिक्स हमारे पास डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम जितना कोशिश करेंगे इन्हीं 4 कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगे और एसिड बेस को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।